Okay, Shiva, over to you. तो आज हम चलते हैं अपने दूसरे वक्ता की तरफ, प्रोफेसर केशव मिश्रा सर। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तब कोई आपको अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो आज के हमारे दूसरे वक्ता हैं प्रोफेसर केशव मिश्रा सर, जो आज इंडो चाइना रिलेशन आफ्टर कोविड-19 पे अपने विचार रखेंगे। प्रोफेसर सर अपना विचार रखें उसके पहले मैं सर का परिचय करा देना चाहूँगा अपने सभी श्रोताओं से, पैनलिस्ट से, कि सर अभी वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर का पराई स्नातक और शोध जो है भारत के विश्वसनीय और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुआ है, और ये सर का शोध विषय भी चाइना ही रहा है। चाइना भारत का रिलेशन 1947 से 2003 के मध्य रहा है। सर का लगातार अलग अलग जगहों शोध पत्रों में, पत्रिकाओं में आलेख छपते रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में भी छपते रहे हैं। इसके पहले भी सर यहाँ इट्सा के मेंबर, इट्सा में एसोसिएट फेलो भी रहे हैं, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में, और उसके बतौर एकेडमिक कंसल्टेंट सर ने प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम किया हुआ है। उसके अतिरिक्त सर को एक पंडित जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई, के लिए 2006 में सर 1 साल के लिए चाइना में भी रहे हुए हैं। सर ने तमाम तरह के, सर का विश्व इतिहास और विश्व समकालीन राजनीति पे विशेष नजर रहती है, और खास तौर से एशिया का जो और चीन का जो संबंध है और उसकी जो नीतियां होती है उस पे सर बहुत पारखी दृष्टि से नजर रखे हुए रहते हैं, हमेशा बनाए हुए रहते हैं। अभी इस कोविड-19 के दौरान भी सर के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भारत चीन कोविड-19 के संबंध में चीन की पॉलिसी पे भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सर की 2 महत्वपूर्ण किताबें भी हैं, वो भी चाइना के संबंध में ही हैं। पहली किताब है सर की रीअप्रोचमेंट अक्रॉस द हिमालयन इमरजेंस इंडिया चाइना रिलेशन 1947 टू 2003, और दूसरी किताब है 20वीं सदी में भारत चीन संबंध कितने पास कितने दूर। जो एक तरीके से हम देखें कि आज यही हम जानना भी चाह रहे हैं कि क्या ये कोविड-19 के बाद भारत और चीन कितने पास होंगे या कितने दूर होंगे। हालांकि ये हमारे लिए और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। सर को इस किताब पे भारत के राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी के द्वारा राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है 2 सितंबर 2017 में। सर, मैं आपको एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में मेरे पीछे, आपके पीछे हमारे अनुज रोहित भी दिख रहे हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सर, आपको मैं माइक ओवर कर रहा हूं, आप अपने विचार को रखें। मोस्ट वेलकम सर, केशव मिश्रा सर। नमस्कार। सबसे पहले राम जयपाल कॉलेज के प्राचार्य महोदय जी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की मैडम हेड डॉक्टर अनीता जी, हम लोग शुरुआत से ही प्रोग्राम में देख रहे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जी इसका सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही विश्वविद्यालय बनाया गया। संपूर्ण क्रांति के आह्वान करने वाले छपरा बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा हुआ है। तो यहाँ से मैं जुड़ पा रहा हूँ, और आप लोगों के बीच हमारे शिव जो हम लोग के स्टूडेंट रहे हुए हैं, उन्होंने अतिशयोक्ति कहते हुए बहुत ज्यादा बातें मेरे बारे में कही। ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग पहले छात्र हैं और नौकरी के क्रम में शिक्षक हैं। हम लोग मास्टर हैं, मास्टर भाव में रहते हैं, और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रोफेसर बिंदा परांजपे हमारे डिपार्टमेंट की सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, व्यक्तिगत तौर पर मेरी बड़ी बहन, उनका उद्घोषण बहुत बढ़िया उन्होंने लेक्चर दिया। तो इन सभी औपचारिकताओं को रखते हुए जो टाइटल मुझे मिला है, इंडिया चाइना रिलेशंस कोविड-19, तो ये जो सुधीगण है, विद्वान लोग हैं, बहुत लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत और चीन, बिहार जैसे भूमि पर जब ये हो रहा है, भारत चीन तो पुराने सभ्यता राज्य रहे हुए हैं, और 1947 में भारत की आजादी के बाद और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हो जाने के बाद
ये राष्ट्र राज्य के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो इसको कैसे विद्वत्गण देखते हैं इन दोनों सभ्यता राज्य जो कि आज राष्ट्र राज्य के रूप में समुपस्थित है, इन्हें किन किन नजरिए से देखा गया है? जो सबसे महत्वपूर्ण है, 3-4 इसको रेखांकित किया जाएगा। सबसे पहले भूसामरिक रूप से किन लोगों ने इनको देखा है? अभी हाल में एक किताब आई जॉन डब्ल्यू गार्वर की, प्रोटेक्टेड कॉन्टेस्ट, और जिसमें ये माना जाता है कि भारत और चीन में अवश्यंभावी है कि ये भूमि सामरिक रूप से इन दोनों में केवल और केवल प्रतिद्वंदिता ही रहनी है। ये लोग कॉम्पीट करेंगे, जिसके कारण कई बार हमें केवल तनाव दिखते हैं, और एक बार 1962 में युद्ध भी हुआ। तो जियो स्ट्रेटेजिक वाले में जॉन डब्ल्यू कार्वर के अलावा हमारे यहाँ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ब्रह्मा चलानी जी हैं, वो भी अपने लेखन में इस चीजों को पर्याप्त मात्रा में बताते रहे। दूसरा जो परिपेक्ष है वो है जियो इकोनॉमिक, वो आर्थिक, जिसके बारे में तो कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, उन्होंने तो चिंडिया कह दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के काफी लोग हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में भारत और चीन आर्थिक मामलों में भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहयोग करने वाले हैं। और जो तीसरा हमारे इतिहास से जुड़े हुए लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा जियो सिविलाइजेशनल एंड जियो कल्चरल लिंकेज, भू सभ्यता और भू संस्कृति रूप से, क्योंकि ये दोनों पुराने सभ्यता राज्य हैं। और जिसमें हम लोग जोड़ेंगे प्रोफेसर थानचुंग महोदय को। प्रोफेसर थानचुंग महोदय के पिता, आप लोग को मालूम है, चीन भवन उन्होंने बनाया था विश्व भारती शांति निकेतन में। इसके अलावा थानचुंग के अलावा प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती इसको मानते हैं जियो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस में। अभी हाल में पिछले वर्ष भोपाल में जब इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था, तो कंट्रीज अदर देन इंडिया में प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती ने भी इस हिस्टोग्राफी के बारे में लिखा। हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल सील सर हैं, इनको भी इनमें माना जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा, क्योंकि जैसा एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा है कि इतिहासकार का कार्य है हमें मोटे रूप से अतीत के बारे में बताया और अतीत में जो रूपांतरण हुआ है उसके बारे में बताया। तो भारत चीन संबंध के मामले में हमें ये देखना होगा क्या परिस्थितियां थी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना कि भारत और चीन दोनों एक समय में एशियाई पुनर्जागरण के रूप में ये हो रहे हैं, और कैसे 59 आते आते तक दोनों के द्विपक्षीय रिलेशंस खराब होने लगे, इतने ज्यादा खराब हो गए कि दलाई लामा भारत आए, तिब्बत का मामला अचानक से काफी इम्पोर्टेंट हो गया और ये विवाद पूरा गहरा गया और 62 में युद्ध भी हुआ। बाद में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक शीर्षस्थ नेताओं ने बाद में ही कोलंबो प्रपोजल के द्वारा, और फिर 76 में जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एम्बेसडर के रूप में वहां के.आर. नारायणन साहब गए हुए थे, तो फिर से एक लचीलापन आया और धीरे धीरे ये रिलेशन महत्वपूर्ण रूप से सुधारने लगे। इस संबंध में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आई थी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हमारे विदेश मंत्री थे और उन्होंने बीजिंग की भी यात्रा की थी, और ये बात होने लगा था कि केवल सीमा विवाद नहीं, हमें आपसी विश्वास रखना है। और उसी के फलस्वरूप 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बीजिंग यात्रा हुई थी, और उस समय डेंग शाओपिंग ने ही कहा था कि यदि 21वीं सदी एशिया का सदी होगा तो बहुत जरूरी है कि दोनों मुल्कों में, भारत और चीन में, आपसी विश्वास बढ़े, और उसी आपसी विश्वास के कारण सीमा विवाद पर और साथ ही साथ आर्थिक सहयोग पर दो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इसी बात को शीतोत्तर युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद और बल मिला। 1993 में तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी और बीजिंग की तरफ से जो शीर्षस्थ नेताओं थे, उन लोगों ने 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पर इसको किया था, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि सीमा का विवाद इतना हद तक न गिरावट आ जाए कि तनातनी ज्यादा बढ़ जाए। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1996 में जब चांग जमीन साहब आए हुए थे नई दिल्ली में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी के समय में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत
सब जो हस्ताक्षर हुआ था एग्रीमेंट, वो भी काफी महत्वपूर्ण था कि आपसी विश्वास बढ़ाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रखा जाए। एक बात जो हमें देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि चाइना की जो सामरिक संस्कृति है उसने धीरे धीरे, क्योंकि उनके दो प्रांत ऐसे हैं जो कि दक्षिण एशिया से लगते हैं, एक तरफ तिब्बत और दूसरी तरफ सिंचिया। इसी के कारण दक्षिण एशिया उनकी सामरिक संस्कृति में महत्वपूर्ण रूप से स्थान रखता है। तो उसी के कारण उन लोगों ने 1960 में ही नेपाल के साथ हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव रखा, और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने देखा 1960 में कि पाकिस्तान के साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे होने लगे थे। कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड अधिकृत क्षेत्र था उसका क्षेत्र पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। इसके कारण सीमा विवाद उस समय में भी शीत युद्ध युग में भी गहरा गया था। उस पर बहुत ज्यादा न जाते हुए अब जो शिव ने मुझे जो दिया है कि हमें ये देखना पड़ेगा इंडिया चाइना जो कोविड एरा है उसमें कैसा ये रिलेशन रहा है। इसको जाने से पहले मेरी जो परिकल्पना है वो समझना पड़ेगा। भारत चीन संबंध केवल द्विपक्षीय मसले नहीं है, एक समय में द्विपक्षीय रिलेशन भी डिपेंड करता है कि ग्लोबल लेवल पर महाशक्तियों के बीच में आपसी रिश्ता कैसा है, और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तान के भारत के पड़ोसियों के साथ कैसा संबंध है। ये तीनों फैक्टर इन करना पड़ेगा इस रिलेशन। इसलिए ये जो कोविड-19 जैसे ही आया उसके तुरंत पहले हमें बैकग्राउंड याद रखना पड़ेगा। सीमा में तनातनी के कारण और राजनीतिक तनातनी के कारण दोनों के शीर्षस्थ नेता अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेता शी जिनपिंग ने पहले से ही वुहान में ही रिलेशंस को रिसेट करने के लिए एक तत्काल पहल किया था कि हम शिखर वार्ताएं करें। शिखर वार्ता करने से दोनों देशों के बीच में जब तलगी बचेगी, शीर्षस्थ नेता उसको वार्तालाप करके और अपने अधीन मिलिट्रीज को, अपने अधीन नौकरशाहों को, अपने अधीन फॉरेन मिनिस्ट्री को बता पाने लगेंगे कि अरे आने वाला सदी तो एशिया का है, इसलिए बहुत जरूरी है कि दोनों में सामरिक स्तर पर स्थिरता हो, स्थायित्व हो। तभी तो ये जो स्वप्न है आधुनिक काल में कि भारत उपनिवेश बन गया था और चाइना अर्ध उपनिवेश बन गया था, तभी तो हम अपनी जनता को बेहतरीन जीवन स्तर दे पाएंगे, बेहतरीन सुख सुविधाएं उनको मुहैया करा पाएंगे। तो इसीलिए शुरुआत में हम लोग देखते हैं जनवरी और फरवरी में जैसे ही ये कोविड का आउटब्रेक हुआ, भारत ने चाइना को मानवीय सहायताएं दी। हमारे यहाँ से कई एयरप्लेन के द्वारा उनको मास्क दिया गया, उनको सैनिटाइजर दिया गया, दवाएं उपलब्ध कराई गई, मेडिकल डिप्लोमेसी चल रहा था। और चाइना ने भी उस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वुहान में जो भारत के छात्र थे उन लोगों के लिए एयर इंडिया से स्पेशल परमिशन दिया गया और वो लोग यहाँ लाए गए। तो शुरुआत में हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों राष्ट्रों के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन था। हमारी जो एम्बेसी है बीजिंग में, उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके जो मानवीय सहायता दी जानी थी और जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई थी वो किया जा रहा था। धीरे धीरे फरवरी महीने में हम लोगों ने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय जब इसका पूरा का पूरा ये कोविड बढ़ने लगा यूरोप में और धीरे धीरे अमेरिका में, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय और खास करके यूनाइटेड नेशंस में ये बात आने लगी। और पहले से ही चीन और अमेरिका के संबंध में काफी कुछ दुराव दिख रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इसे सीधे कहना ये शुरुआत किया कि ये चाइना का वायरस है, और उसके कारण एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ये तलखी आने लगी। ये बात भी उठने लगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अफ्रीका के हैं, उनको चुनने में चाइना का योगदान रहा है। और आज के समय में जितना ज्यादा चाइना को जानकारी देनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं दी गई, इसलिए इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े जल्दी से ये फैल गया। इटली में, फिर स्पेन में, फिर फ्रांस में, बाद में हमें मालूम है इंग्लैंड के खुद प्रधानमंत्री और वो लोग भी इसके शिकार हो गए थे, बाद में वो लोग ठीक हो गए। लेकिन बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या रही। और अमेरिका जैसे मुल्क में जब ये पहुंच गया तो पहले से ही जो उनके द्विपक्षीय रिलेशंस थे
उसके कारण एक धीरे धीरे ये होने लगा कि चाइना को जितनी जिम्मेदारी के साथ सूचना मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा। और इसके कारण भारत में भी कुछ लोगों के बीच में ये लगने लगा कि ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जब ये बात हो रही है, चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए। चाइना जब चारों तरफ से घिरने लगा तो कुछ तनाव के अनुगूंज हमारी सीमाओं पर भी आने लगी। हमें मालूम है भारत और चाइना 3 सेक्टर्स में हमारी सीमाएं रही हुई हैं। सबसे पहले सिक्किम में एक की, बाद में लद्दाख तक ये फैल गया। भारतीय नेताओं ने इसे बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच में, क्योंकि हमारा रिलेशन चाइना के साथ केवल और केवल सीमा से नहीं है, एक ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है। चाइना 2 सालों तक हमारा सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा हुआ है। चाइना के सप्लाई चेन्स हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो 2 बार इंडिया चाइना थिंक टैंक फोरम में रहा हुआ हूँ, वहां पर भी ट्रेड डेफिसिट का जो मामला है उसको बड़ी तेजी से उठाया गया है और सिविलाइजेशनल कनेक्ट पे बातचीत तो हो ही रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, मार्च में ये धीरे धीरे रिलेशंस अपनी जगह ठीक है, संवाद तो हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के कारण ये बातें आने लगी। और भारत क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, भारत की लोकतंत्र के कारण यहाँ के जो और विविध दल हैं उन लोगों ने भी बातों को रखना शुरुआत किया। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब राज्य सरकारों ने चाइनीज कंपनीज को पीपीई किट, टेस्ट किट मंगवाना शुरुआत किया तो उनकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। तब इन बातों को भी हमारे एम्बेसी के लोगों ने वहां पे उठाया कि चाइना किस तरह का जो है वो गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था को रख रहा है। धीरे धीरे ये दोनों, एक जो हॉस्टाइल पब्लिक ओपिनियन है और भारत के जो कुछ थिंक टैंक्स हैं, उन लोगों ने ये सुनिश्चित कराने की कोशिश की कि चाइना को इस मामले में बेहतरीन जानकारी देनी चाहिए। हमें तो मालूम है चाइना एक P5 का नेशन है, न्यूक्लियर 5 भी नेशन है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर उसका पाकिस्तान के साथ भी बहुत अंतरंग रिलेशन है। उसको हम लोग स्पेशल रिलेशन कहते हैं, ऑल वेदर रिलेशन कहते हैं। तो बेल्ट रोड स्कीम जब आने लगा था तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनने लगा, जिसके कारण भारत के जो सुरक्षा नियंत्रक हैं वो हमेशा तनाव में रहते थे कि ये क्षेत्र का तो संप्रभुत्ता अभी भी हमारे फेवर में होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उस माध्यम से और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के माध्यम से अस्थिरता फैला रहा है। और सुरक्षा के कारण हम सबों को मालूम है कि 20वीं सदी के अंतिम दशक तक तो भारत का चित्रांकन जो हुआ था वो तो एक बहुत ही मृदुल राज्य के रूप में हुआ था, मृदुल शक्ति के रूप में हुआ था, जिसे बाद में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के द्वारा और डीआरडीओ के मिसाइल टेस्ट के द्वारा हम लोगों ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश की। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जनवरी फरवरी में सहयोग पूरा का पूरा था, मार्च और अप्रैल में उसमें कुछ दरार दिखने लगी और ये जो तनातनी है वो बढ़ने लगी। और ये तनातनी अभी 20-25 दिन पहले हम लोगों ने देखा लद्दाख में भी, जो सांगपो लेक है और दौलत ओल्डी जो ये है वहां पर भी पहुंच गया। और जब लद्दाख में पहुंच गया तो हमें मालूम है कि चाइना को जब भी भारत के मामले में मौका मिलता था, यदि वो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो या जम्मू कश्मीर का जब हमारा पुनर्गठन बिल हुआ, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यूनाइटेड नेशंस में भी सुरक्षा परिषद है उसमें भी इस बात को बढ़ाया गया। तो हमारे कुछ नीति नियंत्रकों को ये लगा कि ये बेहतरीन मौका है, ये एक अवसर है और इस अवसर में हम अपनी बातों को मजबूती से रखें, क्योंकि मामला केवल क्षेत्रफल का नहीं है, मामला भारत की भी संप्रभुता का है। तो चाइना के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो हमारी संप्रभुता के प्रश्न को समझे, उसको उसको इज्जत करे और उसके लिए हमारे सशस्त्र नेताओं ने भी कदम उठाए। और लकीली अब जो दृष्टिगोचर हो रहा है, आज सुबह में ही माननीय रक्षा मंत्री का ये बयान था, ये आश्वस्त हो गए हैं कि ये जो क्राइसिस है उसको हम लोग कूटनीति के माध्यम से निपटाएंगे और जो तनातनी है उसमें काफी नरमी दिख रही है। यदि हम 2017 के डोकलाम विवाद से देखें तो इस बार चाइना का ग्लोबल टाइम्स ने इतना ज्यादा वैमनस्य वाला प्रेस कवरेज नहीं किया। प्रेस जबकि 24/7 आ गया है, तो दोनों के तरफ शीर्षस्थ नेताओं के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि गृह जनमत के लिए दोनों को लचीला नहीं दिखना है। ये नए राष्ट्र राज्य है,
इसलिए इनको लचीला नहीं दिखना है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 1993 और 1996 की जो एग्रीमेंट्स हैं और बाद में भी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में जो भी वार्तालाप शीर्ष स्तर पर हुआ है, तो ये एक समझ बन गई है कि हमें टकराना नहीं है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में अभी भी उसका सीमा पर कहाँ है, कौन सा क्षेत्र, वो तो क्लियर नहीं हुआ है और उसी को स्पष्ट करने का ये प्रयास चल रहा है। और जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो तब तो हम समझ सकते हैं कि इस पर कन्फ्लिक्टिंग परसेप्शंस हो सकते हैं। तो उसको कैसे निपटाया जाए, तो उसके निपटाने का तरीका यही है कि वहां के जो लोकल कमांडर्स हैं वो वार्तालाप करेंगे और फिर वो इन चीजों को छोड़ देंगे। इस मामले में मुझे और 2 पॉइंट कहना है कि हमें भी ये समझना पड़ेगा जो हमारी तरफ के सीमा के क्षेत्र है वहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसके कारण उनको ये लगता है कि अच्छा ये हमारे क्षेत्र में है कि किस क्षेत्र में है, वो क्लैरिटी आने वाले समय में हो पाएगा। और मुझे आश्वस्त है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जिस तरह का वार्तालाप है तो आने वाले समय में वो चीजें हो जाएंगी। और कभी-कभी ये चीजें जो है उनको प्रेस वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि इसे जिम्मेदारी से निभाना है, क्योंकि आने वाली सदी में एशिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्या पूर्वी एशिया, हम लोगों ने देखा 1991 से ही लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया है। भारत के जो तमाम पड़ोसी हैं वो भारत की तरफ केवल नैतिक रूप से, केवल सांस्कृतिक रूप से नहीं देखती है, भारत का जो एक सक्सेस स्टोरी है, इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी, उसे भी समझ रहे हैं। तो किसी भी शासन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल वो चलता रहे और उसके लिए बहुत दोनों के नेतृत्व पर जबरदस्त दबाव रहता है इकोनॉमिक फ्रंट पर बढ़िया करने की। चाइना के बारे में जो कहा जाता था कि एकमात्र कम्युनिस्ट देश है, लेकिन वो केवल कम्युनिस्ट नहीं है, हमें वो समझना पड़ेगा कि उसकी आर्थिक नीति में तो वो तो तब्दील हो गया है पूंजीवादी रूप में और वहां के भी शासक जो है वो भी संस्कृति के महत्व को समझ रहे हैं। भारत के भी लोग तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तो जमाना ही है और यहाँ भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान चल रहा है। तो इसमें हम लोग को मालूम है कि कैसे बौद्ध धर्म एक जमाने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से दोनों के रूप में एक पुल के रूप में काम करता है। इंस्टीट्यूशन वे में हमें मालूम है कैसे नालंदा विश्वविद्यालय फिर से जो बनाया जा रहा है उसमें चाइना का भी सहयोग है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें केवल जियो स्ट्रेटेजिक क्लैश को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इस रिलेशन को कैसे और कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट किया जाए जियो इकोनॉमिक रिलेशन से, और जियो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस तो है। तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और शिक्षक और छात्रों की भी भूमिका होगी कि आपस में ये जो मिसपरसेप्शंस हैं कि हम ये देख रहे हैं, ये दुश्मन नहीं है, इन दोनों को साथ रह करके एक समृद्ध एशिया और एक समृद्ध विश्व व्यवस्था का निर्माण करना है। और इसी के कारण तो वुहान, कोविड-19 आने से पहले भारत चाइना के लिए वुहान जाना जाता था कि सियान में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे और एक नए तरह का वार्तालाप हुआ। महाबलीपुरम में शी जिनपिंग आए थे और एक नए तरह का वातावरण हुआ। तो भारत चीन संबंध मैं समझता हूँ इतिहासकार की दृष्टि से, और जो लोग विश्व इतिहास पढ़ते हैं, बिंदा मैडम ने भी बताया कि इतिहास से हम क्या पाठ लेते हैं, इतिहास से हम क्या सीख लेते हैं, तो यही सीख लेते हैं कि सह अस्तित्व का भाव होगा। दोनों के पास जो बेहतरीन चीजें हैं उन संपदाओं का आपस में आदान प्रदान होगा। और छपरा हो या नालंदा हो, ये सभी क्षेत्र तो सभ्यता के क्षेत्र रहे हुए हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। टिम ने जब मुझे कहा तो शुरुआत में वो थोड़ा सा अपने शिक्षक को पाते हैं तो वो ये बोलने लगे कि सर चाइना के अलावा पाकिस्तान और नेपाल पर भी बोलूंगा। मैं पाकिस्तान और नेपाल पर नहीं बोलूंगा, मुझे ये कहना है उभरते हुए युवाओं के साथ कि हम स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे नेतृत्व करता थे, महात्मा गांधी हो, राम मनोहर लोहिया हो, जवाहरलाल नेहरू हो, और लोग भी हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके का वो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध चाहते हैं।
वो संबंध आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छी तरीके से कहा जाता है कि वो मृदुल शक्ति है, वो स्मार्ट शक्ति है। तो आने वाले समय में तो जब एजुकेशनल मिनिस्ट्री मानव संसाधन के रूप में आ गया है और ये कहा जा रहा है कि केवल मानव संसाधन ही नहीं है, हमारे पड़ोस भूटान ने तो हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात कर दिया है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे पास जो अध्यात्म है उनसे हम कैसे बढ़िया से बात कर सकते हैं। मैडम ने जो बातें कही उससे एक वेलनेस का कंसेप्ट आता है कि हम अपने आप को बढ़िया कैसे रखें, नजरिया कैसे रखें। तो मैं समझता हूँ उन चीजों पर भी बातें होनी बहुत जरूरी है। जहां तक केवल जियो स्ट्रेटेजी के रूप में हम देखेंगे तो हमें हमेशा केवल तनाव ही दिखेंगे, लेकिन जब हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि ठीक है, जब तक सीमा का विवाद नहीं है तो तनाव है। दूसरी तरफ हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, एकेडमिक एक्सचेंजेस हो रहे हैं, प्रेस के लोग जा रहे हैं। आपको जानकर के बहुत ही होगा कि भारत की फिल्में जो हैं वो चाइना में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा उनके ये चाइना के और जो प्रांत हैं, जैसा कि मैं यूनान प्रांत गया हुआ था, वहां भारतीयों को बहुत ही पसंद किया जाता है। तो हम इसे केवल राज्य स्तर के रूप में ना देखें, हम इसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज के रूप में भी देखें, तब हमारा पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशन को हम ये समझ पाएंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्व इतिहास के लोग ये बता रहे हैं कि 18वीं सदी तक तो जो महत्वपूर्ण उत्पादक का जो केंद्र था वो भारत और चीन था। तो क्यों ना वो लोग इन मामलों में भी सहयोग करें, आपस की जो नो हाउ है उसको आदान प्रदान करें, हम उनको सॉफ्टवेयर के बारे में दें, वो उनके उत्पादन के मामले में ये हो। एक चीज और हमें ध्यान देना पड़ेगा, कोविड-19 ने ये बताया है, ग्लोबलाइजेशन के अलावा कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जा रहा है, तो हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ना है। तो ये तो देखना होगा आने वाले समय में आत्मनिर्भरता कैसे, इसके लिए हम कदम उठाते हैं। निकट क्रम में मुझे ये लगता है नेशन स्टेट्स तो अपने रूप में रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ भारत ने जो पूर्व की ओर बिम्स्टेक, म्यांमार के साथ, श्रीलंका के साथ जो क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय संगठन बनाया है, उस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन आने वाले समय में इसका अंतिम रूप क्या रहेगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बात सही है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर ग्लोबलाइजेशन है तो शायद ये ग्लोकलाइजेशन हो जाए, लेकिन ये तो हमें समझना ही पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन हो, लोगों को आना जाना हो, टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, वो तो बढ़ता ही रहेगा और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में भी आपस में काफी गुंजाइश होगा। तो मैं इसे केवल जियो स्ट्रेटेजिक रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इसे विस्तृत दायरे में देखता हूँ। और 50वीं के दहलीज में हूँ तो मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मैं इतना ज्यादा निराशावादी अभी भी नहीं हुआ। तो आने वाले समय में मुझे लगता है एशिया के लिए ये बहुत ही सुहाना वक्त होगा। हमें ऑफ कोर्स कोविड-19 के कारण अभी बहुत ज्यादा मेजर्स ऐसे रखने हैं कि हम लोग सभी स्वस्थ रहें, ज्यादा से ज्यादा प्राणजाल का क्षति न हो, और आने वाले समय में हम लोग बातों को और रख पाए। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बातों को यही बंद करूंगा, क्योंकि छात्र जो हैं और काफी शिक्षक, उनके मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं होंगी। तो एक बार फिर से सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें लोग को मौका दिया कि मैं कुछ रूबरू हो पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा और सरगर्भित और विश्लेषणात्मक तरीके से आपने भारत चीन के इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास को समेटा, और जिस तरह से बताया वो निश्चित तौर से हम लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है, हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी बहुत ज्ञानवर्धक है ये। अब हम आते हैं आज का जो क्वेश्चन आंसर, कुछ लोगों के पहले से हमारे श्रोताओं ने, अटेंडेंस ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं उन पे, और जो ज्यादातर क्वेश्चन बिंदा मैम से। सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा केशव मिश्रा सर से। Am I permitted to go? Moderator sir, please allow me to
Yeah, thank you so much. हाँ सर, yes sir. Namaskar, Keshav Mishra sir. It was wonderful listening to you, especially in the context of Indo-China relationship. You talked about the cultural aspect. You talked about the geographical index and some other interesting factors also. My concern is, do you believe that Chinese government, I'm not talking about the Chinese people, peoples are never bad, either from Hindustan, Pakistan or China. They all are good. They are all are having their own concerns and humanity inside. But the thing is, okay, do you think Chinese government is really trustable, trustworthy, liable to the world? Are you thinking that in the context of COVID-19, they hide the factor from globe and put globe into deep trench? Sir, your view. See, it's not question of yes or no. Chinese government, any government for that matter, on matters of foreign policy, will pursue its national interest. Xi Jinping, when he came, he says that the idea of Chinese dream, rejuvenation of China. So for them, COVID-19 has come as a disaster. When they realized this fact. But before COVID-19, they were thinking that they are the next superpower, which at this point of time is in question mark. Number one. Number two, as far as Belt Road scheme is concerned, as you must have witnessed in the case of Italy, इटली में जो हुआ, क्योंकि वहां तो नॉर्दर्न इटली में सभी के सभी टेक्सटाइल के जो पार्ट्स थे वो तो डायरेक्ट वुहान से आए हुए थे। तो एटलीस्ट लोगों ने ये तो समझ लिया है कि चाइना के साथ अगर हम इस तरह के रिलेशंस बढ़ाएंगे तो चाइनीज लोगों के साथ दूसरा फैक्ट भी हो सकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि सार्स 2003 में जो हुआ था, 2019 में जो हुआ था, तो आपको तो डिजास्टर के लिए मतलब दोनों पक्षों के लिए तैयार होना पड़ता है। यू होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो चाइना को वो पक्ष भी आया हुआ है, तो इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ की भी जो आला कमान है, वहां का जो नेतृत्व है, कुछ मामलों में प्रेशर डालने पर तो वो तो डिलीवर करेंगे ना। अब सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अजीबोगरीब स्थिति में है। अमेरिका जो कि एक जमाने में 91 के बाद बोला जाता था कि यूनिपोलर, लेकिन हम देख रहे हैं कि विश्व व्यवस्था मल्टीपोलर है। चाइना को हम चाहे या ना चाहे, चाइना N5 भी है और P5 भी, तो वो बातों को तो वो दबाव से रोकने की तो कोशिश करेगा। अब आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मालूम होना चाहिए कि अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो तो अपने स्वास्थ्य मंत्री जी ही हुए हैं। तो आने वाले समय में हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच बिठा पाने में सफल रहेंगे। तो जब आप दबाव डालेंगे तो कुछ मामले में तो वो सूचना देंगे। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि यू टेक लेसन फ्रॉम द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी चाइना तो आने वाले समय में अपना दूसरा चेहरा दिखाएगा ना, विनम्र चेहरा। उस मामले में तो हमें उनके साथ तो हमने जब इतनी एग्रीमेंट्स किए हैं, 1993 में किया है, 1996 में किया है। वाजपेयी जी जब गए थे तो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके तहत हम लोग जो है पॉलिटिकल पैरामीटर्स ऑफ बॉर्डर कर रहे हैं। तो हमें तो उस नेतृत्व के साथ तो बात करनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये है कि आपके पास लिवरेजेस क्या है। भारत सरकार ने भी अपनी लिवरेजेस चाइना के साथ बढ़िया तरीके से बना लिया है, तो उस लिवरेजेस से हमें ये प्रे करना चाहिए। और हम लोग तो काशी में ज्यादा प्रे ही करते हैं और वैसे भी परसुएसिव वाले समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो आशा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि दूसरी जगह दोनों की मिलिट्रीज तो वर्स्ट के सिनारियों के लिए है ही। लेकिन हमें मालूम है कि इन अप्रोचेस में पॉलिटिकल अप्रोचेस ज्यादा अच्छा करती है कि आपने आंखों से आंखों डालकर तनाव दे दिया, लेकिन अब देखेंगे कि उस तनाव के कारण जैसे डोकलाम में इश्यू हो गया, उसी तरीके से आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इनको हम लोग डिप्लोमेटिक के माध्यम से निपटा लेंगे। मैं उसी चीज पर कायम रहूंगा। Right, sir. Thank you so much, sir, for your kind reply. Thank you. Over to you, Shiva sir. थैंक यू सर। सर एक केसरी जी को म्यूट कीजिए सर।
केसरी सर, Shiva sir, you will be surprised that our respected principal sir want to ask something. So I am just going to unmute him. So principal sir, नमस्कार करता हूं मैं। hold on sir, hold on. अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैं नमस्कार करना चाहता हूं प्रोफेसर वृंदा प्रांजपाई का और प्रोफेसर केशव मिश्रा साहब का। आप लोगों ने इतना इंफॉर्मेटिव और इतना जबरदस्त आप लोगों ने ज्ञान दिया, और इस ज्ञान के माध्यम में मैं अपने छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पशु मेला हमारे यहाँ सोनपुर में हुआ करता है, जो गजग्राह के नाम से जाना जाता है। पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, और देश विदेश से लोग यहाँ आया करते थे। और इस विश्व प्रसिद्ध मेले में ये जो महामारी, जो धार्मिक यात्राओं का आपने जो वर्णन किया, और महामारी की यहाँ पर भी व्यवस्थाएं की जाती थी, लेकिन इसका ज्ञान मार्ग जो है आपने दिया मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और ज्ञान मार्ग में इसमें आ रहा है कि धार्मिक के यात्राओं से ही महामारी नहीं, कभी कभी अज्ञानी आदमियों के यात्राओं से भी महामारी फैल जाती है, जिसका समाज जो है भुगतान भुगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्राचार्य महोदय, मैं एक बात इसमें आपको कहना चाहती हूँ कि सोनेपुर का मेला और उसके संबंधित महामारी के संबंधित बहुत ही अच्छा दस्तावेज हमें मिलता है। आनंद यांग करके एक बहुत अच्छे रिसर्चर है, और उन्होंने पूरे सोनापुर ये जो यात्रा के संबंधित, वहाँ मेला जो होता है उसके संबंधित, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के स्थानीय, जैसे अलग अलग उस समय के संस्थानिक, जैसे डुमराव महाराज वगैरह, वो सब लोगों का भी सहभागिता वहाँ होती थी, क्योंकि हाथी खरीदने के लिए ये बड़े बड़े संस्थानिक वहाँ इंटरेस्टेड रहते थे, या अच्छे नस्ल के घोड़े वगैरह। तो उसके साथ, उनके साथ बहुत सारे उस समय के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के फैमिलीज, मतलब उनकी पत्नी या उनकी साली या उनके साले या उनके मित्र, ये लोग सब वहां आते थे सोनापुर का मेला के समय में, क्योंकि उनको ये सब आनंद आता था इन सब चीज में। और वो यहाँ के जो संस्थानिक राजा महाराजा उनकी खूब खातिर भी करते थे, लेकिन उनको तब संक्रमण होता था, ये यूरोपियनों को, और फिर उसमें एक बड़ी भयावह स्थिति निर्माण होती थी। तो बार बार उनको ये हिदायत दी जाती थी कि अगर आप सोनेपुर जा रहे हैं मेला में, तो अपने आप को इनोकुलेट कर लीजिए, या पूरी खबरदारी लीजिए सफाई की और ये सब, क्योंकि ये राजा महाराजाओं की जो खातिर होती थी ना, वो बहुत सारा विभिन्न प्रकार का मीट उनको खिलाया जाता था या कुछ, लेकिन उनकी सिस्टम वो नहीं पचा पाती थी, और इससे भी दिक्कत हो जाती थी। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा किताबी दस्तावेज हम लोगों के पास उपलब्ध है, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने इसका मेंशन किया, क्योंकि ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा रहा है, और लोकल हिस्ट्री को हमने हमेशा महत्व देना चाहिए। तो हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर अपने बीए के स्तर पे या एमए के स्तर पे छोटा सा प्रोजेक्ट लेके उसकी ऐतिहासिक जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवा, ओवर टू यू। ओके सर, केसरी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उनको। ओके, लेट मी गिव हिम कमांड टू अनम्यूट हिमसेल्फ। केसरी, मेरी पगड़ी केसरी। ओके केसरी सर, यू हैव द कमांड टू गो अहेड। सर, मेरा सर सर से होगा कि सर मिश्रा सर, पहले तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपका चाइना के न्यूट्रिशन में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जूलॉजी का हूं और बहुत कुछ इन चीजों को अपने से देखता हूं, लेकिन एक मेरी जो थोड़ी सी पॉलिटिकल समझ है उससे मैं Sorry sir, I do believe that bandwidth of internet is not quite okay from the end of Kesri sir. So Shiva, I'm requesting you to move ahead to the next question or next panel. Yeah, you are unmuted now. सर दुबे, अभिषेक कुमार दुबे सर कुछ पूछना। Okay, Abhishek Dubey. Okay, let me give him command. Okay, Dubey sir, you are allowed to speak up. Please go ahead. Okay, thank you very much for allowing me to. Sir, thank you very much। और काफ़ी अच्छा आपका रहा लेक्चर और काफ़ी सीखने को मिला। मैं
एक्चुअली काफ़ी इंटरनेशनली ट्रेवल किया हूँ और चाइनीज़ लोगों से काफ़ी संपर्क में रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिसर्च लेबोरेटरी मैंने जापान में भी काम किया है और चाइना में भी मैं शंघाई में और क्यूमिंग प्लेस है वहाँ मैं 1 वीक के लिए रहा हूँ। तो एज ए कलीग मैंने देखा है कि चाइनीज़ लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और काफ़ी मतलब मोटिवेटेड होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसमें उनको ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना से, और नाउ अभी वो जा रहे हैं बैन करने कि बहुत सारी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो कि चाइना, क्योंकि उनका क्या है कि काफ़ी उनको थ्रेट्स मिल रहे थे कि उनकी इस टेक्नोलॉजी को बैक लेके जा रहे हैं और उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्यूचर इसका क्या होगा अगर इस तरह का बैन लगता है? अभी तो उन्होंने ट्रेड वॉर चल रहा है, अभी फ्यूचर में अगर इस तरह की चीज़ों पे अगर रोक लगेगी तो फिर इन फ्यूचर क्या रिलेशन रहेंगे चाइना के वर्ल्ड से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर स्टेप होगा किसी भी कंट्री को स्टॉप करना इस पर्टिकुलर स्टेप पे, जबकि और स्पेशली इसमें वुहान का केस भी आ गया, तो ये और मेजर इसमें कंसर्न है। मैं चाहूँगा कि आप इस पे कुछ पॉइंट्स डालें तो थोड़ा सा। जरूर, आपने जो बताया कि एज ए पर्सन, एज ए साइंटिस्ट, एज ए पर्सनल दे आर वंडरफुल पीपल, लेकिन ये जो दोनों सरकारों के बीच में जो संवादहीनता आ गई है, तो इस पे कैसे नजर रखा जाए? हमें ये देखना होगा कि जो पाश्चात्य देश हैं वो भारत की डेमोक्रेसी के कारण और भारत के सरकार के अलावा जो सिविल सोसाइटी की ओपननेस के कारण भारत की तरफ बढ़िया तरीके से वो देख रहे हैं, और चाइना उस मामले में कहीं उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि हमारी सरकार, हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हमारी सिविल सोसाइटी इस अपॉर्चुनिटी को दोनों नजरिए से देखे, अपने नेशनल इंटरेस्ट से देखे और एक बेहतर एशिया के लिए देखे। एशिया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, कोविड-19 से पहले चाइना फॉरेन पॉलिसी में डेमोक्रेसी तो चाहता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ जो सिमितता है वो ये चाहता है कि एशिया से आवाज केवल बीजिंग की जाए। तो ये हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। इस अवसर को हमारी सरकार, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारी सिविल सोसाइटी कैसे अच्छे संभावनाओं में तब्दील करे, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। निकट क्रम से मध्यम क्रम में हमें दूसरी चीज भी देखनी पड़ेगी। चाइना को समझना पड़ेगा, चाइना की लीडरशिप को आप याद रखिए, 1989 में जब तिएननमेन में हुआ था तो उन लोगों ने शंघाई के मेयर चियांग जेमिन को ला करके रख दिया। उसके बाद आप हु जिनताओ जी को देखिए, वो ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए थे। शी जिनपिंग उनके प्रिंसलिंग से आते हैं, उनके पिताजी भी साम्यवादी दल के एक बड़े नेता थे, और शी जिनपिंग को कहा जा रहा है कि वो माओ जेडोंग की तरह है, वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के लिए अपने नेतृत्व में रहेंगे। तो इनके लिए इस समय में जब चाइना कठिनाइयों से गुजर रहा है, केवल कोविड-19 के कारण नहीं, हांगकांग में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ताइवान में स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हो रही है, तो उन्हें तो जनमत में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे बहुत ही नेतृत्व के रूप में मैं ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करूं कि संभावनाएं चाइना के लिए पर्याप्त है। उसके लिए वो भी, और हम भी जानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होना है, तो ज्यादा पोस्चरिंग जो है वो तनातनी पोस्चरिंग विदेश के लिए नहीं है, वो पोस्चरिंग उनके गृह जनमत के लिए है। तो जैसे ही ये चीजें गुजर जाएंगी दोनों फिर समझौता करेंगे, दोनों को आपस में जरूरत है, और इसमें भारत के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। और हमें तो मालूम ही है कि हमारे शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जी हों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो खुद पूर्व विदेश सचिव रहे हुए हैं, वो तो खुद हमारे राजदूत रहे हुए हैं बीजिंग से, तो उन लोगों से बेहतर कौन जानता है कि इन चीजों को कैसे तब्दील करें। तो मेरा ये मानना है कि हमें आशावादी होते हुए हमारे IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा और अच्छे तरीके से प्रशिक्षित करें और उनको इंसेंटिव्स दें कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे बढ़े और लगे कि भारत भी वाकई में हमेशा की तरह इस बार और जबरदस्त रूप से तैयार है इस अवसरों को वाकई में क्रियाशील रूप में क्रियान्वयन करने। Thank you, sir. Dubey sir, I hope you are satisfied. Now over to Shiva sir.
let's have another question from your side or from the question answer हाँ forum. सर एक मैम से, बिंदा मैम से क्वेश्चन है, पूजा यादव ने क्वेश्चन किया हुआ है कि मैम, देयर इज एनी रिकॉर्ड्स ऑफ मास माइग्रेशन ऑफ लेबर हैज हैपेंड ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक, व्हाट काइंड ऑफ मास कल्चर वाज फॉलोड बाय द पीपल ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक? ये बिंदा मैम से क्वेश्चन है, वो जानना चाहती हैं बिंदा मैम। कॉलेरा से संबंधित तो थोड़ा है, लेकिन प्लेग में बहुत विस्तृत मात्रा में लोग यहाँ से वहां गए हैं, और मास माइग्रेशन वी कैन कॉल इट एट द टाइम ऑफ कॉलेरा, because the same thing that we are facing now, most of the businesses were getting shut, factories were getting shut, spinning mills, जैसे अगर हम कहेंगे कि बहुत बड़ा व्यवसाय उस समय का था बम्बई की अगर हम बात करें तो वो स्पिनिंग मिल्स बंद हो रही थी, तो मिल मजदूर सब अपने बम्बई छोड़ के जाने के लिए मजबूर थे। तो मास माइग्रेशन कॉलेरा का इतना मैंने नहीं इसके ऊपर पढ़ा है, लेकिन प्लेग के बारे में मैं जानती हूँ कि दैट इज द टाइम व्हेन मास माइग्रेशन वाज एक्सपीरियंस्ड, स्पेशली फ्रॉम दीज रीजन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मेन टाउन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया लाइक पुणे एंड बॉम्बे, एंड पीपल वर माइग्रेटिंग। मैम ये क्वेश्चन आपसे ही और है, डॉक्टर मुजीब सैयद जी का। उन्होंने पूछा हुआ है कि ब्रिटिश पीरियड में हज को जाने वाले लोगों का परसेंटेज 0.5 था, तो वो किस तरह से महामारियां फैलाते थे, वो कैसे थे? ये उनका क्वेश्चन। सत्येंद्र जी शायद इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये जो फैलाव होता है जो जीवाणु से होता है या दूसरे किसी प्रकार की महामारी या विषाणु से होती है, तो इसका फैलाव होने का जैसे अगर कॉलेरा के बारे में कहेंगे, और मैंने थोड़ा सा जो बताया कि व्यक्ति 1 है कि 10 है संक्रमित, क्योंकि 1 से 10, 10 से 100 होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति का अगर शौच खुले में हुआ है या उस पानी में हुआ है जिस पानी का संपर्क दूसरे लोगों से आ गया है, और जैसे हम अगर ये देखेंगे कि जहाज से जाते थे, चाहे जितना आज की तरह उड़ के तो नहीं जाते थे, ज्यादातर लोग पानी के जहाज से जाते थे, उसमें उनको महीनों का समय एक साथ रहना होता था, और जहाज पे सैनिटरी कंडीशंस बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं हुआ करती थी, तो संक्रमण बहुत जल्दी फैल जाता था। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में 100 से ज्यादा लोग मरे वो रास्ते इसमें यातायात में, वापसी जर्नी में, और उनके शव उसमें डाल दिए गए, समुद्र में डाल दिए गए, और उनको कोई किसी भी प्रकार का रिकॉर्डिंग उनका नहीं किया गया कि कैसे हुआ, क्योंकि ब्रिटेन डर रहा था कि वो इस तरह की पॉलिसीज नहीं अपना रहे। तो परसेंटेज कितना है, आई डोंट थिंक दैट इज वेरी रिलेवेंट, और ऐसी कंडीशंस के जहां से संक्रमण फैल सकता है, तो व्यक्ति 1 हो या 10 हो, संक्रमण तो होगा ही, और वो बहुत तेजी से फैलेगा। मैम वेल सर, मैं आपकी बात को थोड़ा कंसोलिडेट करूंगा। बिल्कुल सही कहा कि 0.5% है या 0.01% है, डजंट मैटर। मैम अगर आप कोरोना के केस में देखेंगे तो एक सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन इन 70 डेज कैन स्प्रेड मोर देन 15 करोड़ पीपल, सिंगल इंडिविजुअल। सो परसेंटेज ये तो अभी हम फेस कर रहे हैं। यस मैम, इसका आर नॉट वैल्यू या जो सीरीज इंटरवल से बहुत ज्यादा है। सो यू आर परफेक्टली राइट मैम। शिवा, ओवर टू यू। सर अगला 2 क्वेश्चन जो है प्रोफेसर केशव मिश्रा सर से है। एक क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि भारतीय कूटनीति का चीन के संबंध में, क्या भारत और चीन के संबंध में अमेरिका के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कैसे? इस पे एक क्वेश्चन है, और साथ में उसी समय जुड़ा हुआ एक, मैं चीन से ही जुड़ा है तो क्वेश्चन कर दे रहा हूँ कि आखिर चीन और भारत दोनों बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो फिर ऐसा तनाव क्यों है दोनों देशों में, क्यों ऐसा तनाव हो रहा है जबकि दोनों जगह एक तरह के धर्म मानने वाले लोग हैं? सर केशव मिश्रा सर। सत्येंद्र सर अनम्यूट कीजिए। सत्येंद्र सर। I'm doing. Actually, Kesar sir was completely unmuted for whole the session, but he muted himself. Sir, please reopen. Yeah. सर आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ।
देखिए, ये जो दोनों राष्ट्र राज्य नए राष्ट्र राज्य, तो धार्मिक और सांस्कृतिक मामले तो अभी हाल में ही 1-2 दशक से ही आए हैं। जो पुराने घाव हैं, जिसके तहत युद्ध हुआ, चीन हमारे पड़ोस के क्षेत्र में ज्यादा गतिविधियों में शामिल था, उन गतिविधियों में भारत की संप्रभुता पर भी ग्रहण लगा, तो ये तो अवश्यंभावी है कि सामरिक मामले में जो जियो स्ट्रेटेजिक क्लैश है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो धर्म गौण हो जाएगा। इसीलिए आने वाले समय में ये खासा महत्वपूर्ण होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अब जब थिंक टैंक की बैठकें हो रही हैं, शिक्षक लोग आ रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमलशील सर और जेएनयू की एक मैडम है, उन लोगों ने इंडिया चाइना कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। ये बौद्धिक वर्ग से जन स्तर पर जाएगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये वर्ष 70वां वर्ष है भारत चीन के कूटनीतिक संबंध स्थापित करने का, और इस संबंध में यहाँ पे 40-50 फंक्शन होने थे, लेकिन कोविड ऐसा आया पिछले साल दिसंबर से कि 1 की 2 वेबिनार हो पाया है और उसमें से लद्दाख हो पाया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी कि जो राप्रोचमा है वो तो लगातार 1988 से चल ही रहा है। संबंधों में धर्म कैसे ये होगा वो आने वाले समय में देखना पड़ेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। दूसरी बात जो अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे विश्लेषक ही कहते हैं कि फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, जब मल्टी अलाइनमेंट हो गया है तो हम भारत के लिए जरूरी है सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से सभी महाशक्तियों के साथ अच्छा रिलेशन। और अभी हमें मालूम है अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशन पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में काफी बेहतरीन हो गया है। सामरिक मामलों में भी रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जबरदस्त हो रही है। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील भी हो चुका है, और उस मामले में तो चाइना की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। चाइना को तो ये समझना पड़ेगा कि 1970 और 80 के दशक में उनके अमेरिका के साथ बेहतरीन संबंध थे। अमेरिका ने जापान को थोड़ा सा दरकिनार करके अमेरिका के चाइना के साथ अपने वाणिज्यिक संबंधों को एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचाया। तो अब क्यों दिक्कत आ रही है चाइना? तो उस मामले में उन्हें भी सदा सहता दिखानी पड़ेगी, जनरोसिटी दिखानी पड़ेगी। सही है, भारत जो ये रिलेशन बना रहा है, ये रिलेशन भारत के राष्ट्र हित में अभी है। और भारत की विदेश नीति के नीति नियंताओं ने तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की हुई कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहे, हमारी इंडिपेंडेंस रहे। तो अमेरिका कुछ दिनों के लिए फैक्टर हो सकता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत चीन रिलेशंस एसेंशियली बायलैटरल है, उसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं। अभी हमने हाल में ही देखा कि 48 घंटा 72 घंटा पहले ट्रंप साहब का मध्यस्थता का प्रस्ताव आ गया, लेकिन दोनों राष्ट्र राज्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो अमेरिका का रिलेशन अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्ट्रक्चरली अमेरिका अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में, और चाइना को ये लग रहा है कि भारत अमेरिका के प्रभाव में आ गया। तो ये प्रतीत हो रहा है, वाकई में नहीं आया है। हमें ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्र राज्यों ने हमेशा से जब भी राइजिंग पावर्स रहा है, आप यूरोप के टाइम में देखिए, शुरुआत में यूरोप में स्पेन और इंग्लैंड में टकराव हुआ, बाद में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस पर टकराव हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और जर्मनी का टकराव हुआ, शीत युद्ध में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टकराव हुआ। तो ये टकराव तो अपनी जगह रहते ही है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा मानव हित में और राष्ट्र हित में अब टकराव वाला जमाना गया। हमें विन विन सिनारियो बनाना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि अब एक ही रेवोल्यूशन है, और वो है रेवोल्यूशन ऑफ मासेस, रेवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसमें हम कैसे, अब आप समझने की कोशिश करिए, कोविड-19 में हम सेमिनार नहीं कर रहे हैं लेकिन वेबिनार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो अब तो रूटीन नहीं, अब तो हम लोग 24/7 अकाउंटेबल। तो ये तो समझना पड़ेगा कि आपको नए तरीके से उसको देखना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। पुरानी विश्व अब नहीं है। कोविड-19 के बाद विश्व जो है उसमें कुछ नित्यता रहेंगी और कुछ मामले में परिवर्तन हो जाएगा, जिसे इतिहासकार बहुत खूबसूरती से रूपांतरण कहते हैं। मैं समझता हूँ मुझे इतना ही कहना है।
Thank you so much, sir. Sir, we have a panelist here. He is from Rajendra College under the umbrella of Jayaprakash University. He is Professor Bibhu Kumar. I'm giving him command. Bibhu sir, if you are hearing me, I'm commanding you. I'm giving you command to go for the question. You unmute yourself and ask your question or query from our both speaker, whether it is Vinda ma'am or Anjupe. Sorry, Keshav Mishra sir. Bibhu Kumar, sir, you can unmute yourself on your screen. You can see a mic button that has been, yes. Now you can speak up, and you can also on your video to see how you are looking today. Okay. Can you hear me? Exactly, sir. Go ahead, sir. Oh, thank you. Will you connect me to Professor Mishra, sir? Yes, he is listening to you, sir. Yes. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर, पिछले साल मुझे मौका मिला था धर्मशाला और मैक्लोडगंज जाने का, विजिट करने का। पिछले साल सर, हिमाचल प्रदेश में। जी 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 जी। वहाँ दलाई लामा का टेम्पल भी देखा और उनका रेजिडेंस भी देखा सर। और कई डिस्प्ले उन लोगों ने लगा रखा था वहां पर। तो धर्मशाला से जब मैक्लोडगंज हम लोग जाते हैं ऊंचे पहाड़ी पर, रास्ते भर हम लोग डिस्प्ले लगा के रखे थे। और उसमें सर मेजर थीम था कि तिब्बती लोगों के ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है सर, सप्रेशन हो रहा है। तो मेरे मन में ये सवाल उठा था उस समय भी और आज भी उठ रहा है सर, और आपके डिस्कशन को सुन करके ज्यादा उठ रहा है। कैन इंडिया डू समथिंग फॉर तिब्बत सर? क्या तिब्बत के समाज को जीवित रखने के लिए हम कोई भूमिका निभा सकते हैं सर? जी, हम निभा सकते हैं और लगातार जी हम निभा सकते हैं और लगातार हम निभाते आए हैं। सारनाथ में तो हमने एक तिब्बती विश्वविद्यालय हमारी संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, जिसके तहत उनके जीवन पद्धति को, इनके जीवन शैली को, इनके ज्ञान को भी हम लोग संवर्धित कर रहे हैं। सवाल दूसरा है, सवाल ये है कि यहाँ पर दो वैश्विक दृष्टि के बीच में एक क्लैश हुआ है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उसे देखा कि वो पुराना तिब्बत जो है वो एक सामंतवादी व्यवस्था है, जिसमें बहुत ज्यादा अंधभक्ति है और वो लोग एक प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। भारत ने इस संबंध में पंचशील समझौता पर दस्तखत करके उन्हें बताने की कोशिश की कि जीवन की उनकी जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उनके जो अनूठी संस्थाएं हैं, चाइना को उसका सम्मान करना चाहिए। चाइना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत वहां पहुंच गया और फिर चाइना ने अपने राष्ट्र हित से उन बातों को रखा। भारत सरकार ने श्वेत पत्र जारी करके उन मामलों में विरोध रखा। दूसरी बात है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाइना हमेशा से ये कहता आया है कि देयर इज ओनली वन चाइना, और चाइना को बांटने की जो भी कोशिश होगी उस पे हम बहुत ही सख्त रवैया अपनान करेंगे। सवाल ये है कि जैसे ही मैंने आपको जियो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस बताया, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि सिविलाइजेशनल लिंकेजेस तो हमारा तिब्बत के साथ है ही। दलाई लामा जी को हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर देते हैं। उन्हें समय समय पर जहां भी उनको धार्मिक कार्यों के कारण जाना पड़ता है, भारत सरकार उन्हें भेजती है। भारत एक लोकतांत्रिक शक्ति है, हम कभी भी किसी को मामले में दबाते नहीं है, और इस कारण उनका जो अभूतपूर्व यहाँ पर अपील है वो एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है। और आने वाले समय में हमें मालूम है कि जब उनका तो एक पूरा का पूरा साइबर डायस्पोरा बन गया है। उनकी जीवन पद्धति को मानने वाले लोग केवल भारत में नहीं है, पश्चिम में है, बहुत यूनिवर्सिटीज में है। तो जैसे ही हमारा चाइना के साथ संवाद अच्छा हो जाएगा, मैं देख रहा हूं, अगर निकट क्रम में नहीं लेकिन मध्यम क्रम में हम जरूर सांस्कृतिक कारणों से एक संपर्क बनेंगे। और तिब्बत में हमारी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं,
उसको चाइना ही वजूद देगा। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। चाइना किस तरीके से उनके लीडर्स जो कि खुद अभी गिरे हुए हैं, किस तरीके से, हमने तो आपको बता दिया कि जो लद्दाख का मामला है आज क्लियर हो गया कि उसको हम डिप्लोमेटिकली हल करने जा रहे हैं। उन लोगों ने जब हमारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तुरंत देखा कि अच्छा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन रहा है तो यहाँ एक बौद्ध आइडेंटिटी बनेगी, तो वो हमें कुछ मामले में शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे ही भारत के संस्कृति को वो देखेंगे और पूर्व में भी लोगों ने कहा कि वो भी एक बौद्ध देश है, तब फिर वो संशय हट जाएंगे, वो जीरो सम गेम वाला अप्रोच हट जाएगा और तब आपस में हम लोग यहाँ पर केवल सरकारों के बीच में नहीं, लोगों के बीच में आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। तो आपने ये जो प्रश्न उठाया वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा ही आने वाले समय में मुझे लगता है कि उस रूप में भी विचार विमर्श हो पाएगा और उस विचार विमर्श में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रोफेसर परांजपे जैसे हिस्टोरियंस लोगों की होगी, कुछ भूमिका मेरे जैसे लोग की होगी, आपके यहाँ जो शिव प्रकाश जी हैं उनकी भूमिकाएं होंगी कि विद्वत जन इन चीजों को कैसे देखते हैं, सिविल सोसाइटी इन चीजों को कैसे देखते हैं। हमें तो मालूम ही है कि हम लोग तो बोलते ही हैं रियलिस्ट थ्योरी में कि जो टेंशन करना है उसमें बहुत ज्यादा भूमिकाएं आमतौर पर सरकार विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट प्राप्ति करने के लिए होती है। सेना का आधुनिकीकरण भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे जो युवा हैं, हमारे जो पुराना डिबेट है डिफेंस वर्सेस डेवलपमेंट, दोनों जरूरी है, बोथ हैज टू गो हैंड इन हैंड। 50% अगर डिफेंस है तो मेरा तो मानना है शिक्षक होने के कारण उसको आप 49 करिए और 51 आप लगाइए एजुकेशन और सोशल सेक्टर में। मैं समझता हूँ मैंने Thank you very much, sir. Let me tell you that Professor Bivu Kumar, he is a faculty of political science in Rajendra College under JPU. जी. And it was great to see him in the session of history and of course history, political issues going on. Okay, sure. Shiva sir, over to you. यस सर, एक क्वेश्चन और है सर, मैं केशव मिश्रा सर से है और वो ये है कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और विशेषतः पाकिस्तान को लेकर चीन लगातार भारत का अंध विरोध कर रहा है, ऐसी स्थिति में दोनों देशों का एक साथ मिलकर विकास की राह में आगे बढ़ना संभव है या महज कल्पना है? ये उत्कर्ष राय जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मिश्रा सर, आप इसका जवाब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि चाइना के डिसीजन मेकिंग में अलग अलग विभागे हैं। कहीं ना कहीं उनका मिलिट्री डिवीजन है, कहीं ना कहीं पब्लिक उनका जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सिविलियन लीडरशिप भी है, कहीं ना कहीं टेक्नोक्रेटिक लीडरशिप भी है। तो ये जरूरी है कि ये बात तो सही है कि हम लोग एक जमाने में पाकिस्तान के बारे में बोलते थे, पाकिस्तान को समझना है तो 3A को समझिए, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। और आजकल हम लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को समझना है तो 3A के अलावा एक P को समझिए और एक C को समझिए, कि पाकिस्तान के पीपल और पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिल रहा है चाइना से। तो चाइना के अवयव अलग अलग हैं। हमें ये जरूर लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि पाकिस्तान, पुरानी जनरेशन के लोग कह रहे हैं कि इट इज ए फेलिंग स्टेट। हम देख रहे हैं इमरान खान साहब भी तो प्रेशर में रहते हैं कहीं ना कहीं उनकी गुप्तचर संस्थाओं से और आर्मी से, और वही हाल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण पाकिस्तान के मामले में भी चाइना ये हो गया है। और हमें मालूम है कि उसका जो मूल्य है वो पाकिस्तान चुका रहा है, क्योंकि एक तरह का इंटरनल कॉलोनियलिज्म है। उनके जो डेट्स हैं वो पाकिस्तान को बड़े मात्रा पर PRC को ट्रांसफर करने होंगे। तो ये खेल, इसमें नोबडी इज गोइंग टू गिव यू फ्री लंच। पाकिस्तान के हुक्मरान ये बात जान रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी जनता के लिए, उन्हें भी इलेक्शन में जाना है, उन्हें भी और एड जाना है। आपने आज सुना ही होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने बात भारत के विरुद्ध करने की कोशिश की, और वेस्ट एशिया के ही कुछ देश जो इस्लामिक है उन्होंने पाकिस्तान की बात को दबा दिया, क्योंकि अब आप 21वीं सदी की दशक समाप्त हो रही है, पुराने तरीके से आप नहीं चल पाएंगे। अफगानिस्तान में भी अभी वार्तालाप बढ़ रहा है। अब कब तक उस टाइम लैग में रहेंगे कि आप बोलेंगे कि नहीं केवल सिक्योरिटी से ही देश चलेगा? कोविड-19 ने तो बता दिया है कि ह्यूमन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं रहेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं रहेगा। जून 5 को हम लोग एनवायरमेंटल डे बनाएंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब ये चीजें तो आपके सामने आ गई है, आपको तो नए तरीके से पढ़ना होगा, पुराने माइंडसेट को तो चेंज करना होगा। और मुझे ये लगता है कि ये चेंज हो रहा है, बेजिंग भी समझ रहा है कि एशिया में भारत की महत्ता बढ़ रही है। तो इसमें हमें विन विन सिनारियो से आगे बढ़ना है। कब तक आप भारत को केवल इक्वेट करते रहेंगे पाकिस्तान से? भारत ने तो लोक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपनी वजूद दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया तक बढ़ा लिया है। इसे पैसिफिक क्षेत्र में बहुत माना जा रहा है। वी आर अ डेमोक्रेसी, और चाइना की भी डेमोक्रेसी को पीपुल्स डेमोक्रेसी आ रही है, वो भी तो पूंजीवाद हो गई है। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा, इसको टाइम लैग से न देखें, इसको पुराने चश्मे से न देखें, इसे नए चश्मे से देखना होगा। मैं केवल इतना ही आग्रह करूं। Thank you very much, sir. Sir, we can see the charisma of you and ma'am, Binda ma'am. The session is over by scheduled time, but trust me, people are not going home. I mean, not relaxing. They are still online. And let me tell you, sir, right now I'm having 200 plus people in the forum. Okay, so Shiprakash sir, over to you. Let's have some more question. The session is going phenomenal. Please. ये मैं समझता हूँ ये आखिरी क्वेश्चन है जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के एक कॉलेज डीवीपीजी कॉलेज सिवान से हैं, पंकज कुमार जी। वो बिंदा मैम से जानना चाहते हैं कि रिलीजन का कोरोना से क्या रिलेशन है, रिलीजन कोरोना के कंट्रोल में क्या भूमिका हो सकती है। वो ये जानना चाहते हैं कि कोरोना और रिलीजन का क्या एक दूसरे से रिलेशन। बिंदा मैम। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। धर्म का किसी इस रोग के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन उसको कंट्रोल करने में रिलीजन की एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस अगर हम अच्छी तरह से यूज करते हैं तो भूमिका हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि उस जमाने में कॉलोनियल पीरियड में जो धर्मपंथों के उस समय के जो अग्रणी थे, उन्होंने अपने अपने पंथ के लोगों को कहना शुरू कर दिया कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कर लीजिए, या किस तरह से इन सब चीजों का अपने ही लिए आप लाभ लेंगे, या उस समय के वैद्य और हाकिमों ने जिस तरह से एक लीड ली। तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को धर्मगुरु समझते हैं या उनके फॉलोअर्स है, उनकी एक स्पिरिचुअल चेतना भी ऐसी है कि उनके पास लोग आते हैं, तो उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल स्पेस के रूप में बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है कोरोना के समय में। जो संयम बरतना है या जिस तरह के नियम कानूनों का पालन करना है इसके लिए, और डेफिनेटली कोरोना की वजह से जिनका नुकसान हो रहा है उनको अपनी तरफ से कुछ तो सहायता देके उनके दुख को कम करने का प्रयास करने में। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो सिख गुरुद्वारा एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल उसका है कि लगातार लंगर चला के, और इसी तरह से एक नहीं सिख गुरुद्वारा, सब प्रकार के धर्म पंथों के लोग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में। उल्टा मैं कहूँ कि अगर कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कभी कभी धर्म ने रोड़े डाले हैं। जैसे कि किसी कम्युनिटी विशेष के लिए मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, उस समय की उनकी जो अवधारणा थी कि जैन लोगों ने इनोकुलेशन के लिए बहुत विरोध किया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस तरह से शरीर में जंतुओं का प्रवेश कराना और जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना तैयार करना, वैक्सीन का यही प्रिंसिपल होता है, उसका उनका बड़ा विरोध था, क्योंकि किसी भी प्रकार के जंतु को अपने अंदर डालना ये उनको पसंद नहीं था। या दूसरा अगर देखें कि कुएं के पानी से बहुत ज्यादा संक्रमण हो रहा था, क्योंकि जैसे कल भी एक लेक्चर में मैंने कहा कि कहीं ना कहीं से अगर दूषित पानी की निकासी करने वाले पाइप्स अगर क्षतिग्रस्त हो गए और जमीन से वो पानी धीरे 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 ड्रिंकिंग वाटर वेल्स में भी आता था और वो वेल्स बहुत खराब हो जाती थी, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए गए कि आप कुओं का पानी बिल्कुल मत यूज कीजिए। तो उसका पारसी लोगों ने, हिंदू लोगों ने, जैन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने जोरदार विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कि नल से आने वाला पानी हमारे धार्मिक विधि के लिए योग्य नहीं है, हमारे धार्मिक विधि के लिए हम कुएं का ही पानी यूज करेंगे और उसको तीर्थ के रूप में खाएंगे पिएंगे। तो कभी कभी उल्टा ही प्रभाव हो सकता है, लेकिन आई थिंक ग्रेजुअली वी आर लर्निंग, वी आर कमिंग आउट ऑफ इट, एंड आवर
religious and spiritual leaders are more enlightened than what they used to be in the colonial period. तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही है. Very well said, ma'am. No religion is actually responsible for spreading any kind of, Mahamari, pandemic, epidemic. Rather, it's individual, simple, not individual, host and pathogen. Host and pathogen. Okay, thank you, Shiva. I guess this was the last question, but now I'm switching to the organizing secretary, Dr. Anita, ma'am. She has to say something, and Dr. Anita, ma'am, yes, please go ahead. सर मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ और सभी जो लोग सुन रहे हैं कि मैम ने जहाँ एक तरफ ये बताया कि कोरोना के कारण जो समस्या है वो कहीं इतिहास में भी उसके उदाहरण है, उसके लिए प्रयास किए गए थे, समाधान ढूंढने की कोशिश की गई थी, बहुत सारी बातें उन्होंने आर्काइव से निकाल कर वो पेपर तक दिखाया जो उस समय मेले में बांटा गया था. तो ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम लोगों के लिए रहा. और मैम का बहुत बड़ा एक एम्फेसिस था कि आप लोकल के संदर्भ में भी इन चीजों पर काम करिए, इनका अध्ययन कीजिए ताकि लोकल में भी हम चीजों. और सर का जो सब्जेक्ट था वो भी इतना वाइब्रेंट, वो इंटरनेशनल, बिल्कुल भारत चाइना. तो मैम एक तरफ लोकल की बात कर रही है, सर एक तरफ विदेश नीति पे बॉर्डर पे ले जा रहे हैं और उससे भी बहुत आगे वो उस देश के अंदर तक ले जाके बता रहे कैसे हमारे यहाँ पुराने ट्रैवलर्स आए थे चाइना से और उन्होंने किस तरह से हमारे इतिहास को इतना समृद्ध किया है. तो मैं अभी सभी सुनने वालों को यही कहना चाहूंगी, जितने भी इतिहास के व्याख्याता हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं और गुणीजन हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग आज जो यहाँ पे ज्ञान सरिता का प्रवाह शुरू हुआ है, इससे हम लोग जल लेकर के आगे ज्ञान सागर का निर्माण करेंगे. हम अपने छात्रों को, शोधार्थियों को लगातार प्रेरित करेंगे कि इसी तरह के बिल्कुल समसामयिक विषयों पर काम करें. इतिहास से प्रसंग लेते हुए हम आगे की ओर, भविष्य के निर्माण की ओर चले. इतिहास कभी भी अप्रासंगिक न तो हुआ है न होगा. धन्यवाद सर. Please get muted. Okay. Now finally we come to a point where we have to conclude, we have to culminate, we have to end up. So I'm going to request for vote of thanks to our IQAC coordinator Dinesh Pallav. Always I'm saying vote of thanks is nothing, just like a salt. You prepare a wonderful vegetable, don't put salt. That would be like that. So Ballabh sir, it's time to say thanks to our speaker and all the panelists. You have to unmute yourself. Go ahead. नमस्कार. बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, और जैसा कि था शुरू से जितने लोग जुड़े अभी तक सब लोग साथ में है. बहुत अच्छा लगा बिंदा मैम को सुनकर. उन्होंने किस तरीके से बताया कि हमारी यात्राएं किस तरह से कोरोना को किसी भी महामारी को फैलाती है और कहाँ तक रोकती है. बहुत हद तक हम लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़कर, चीज़ों को जुड़कर कोई ना कोई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जैसा कि अभी भी देखने को मिला. लेकिन पर्टिकुलर कुछ लोग इसके जिम्मेवार होते हैं और जैसा कि है दिख रहा है मरकज के कुछ लोगों ने ऐसा किया और पूरी की पूरी कम्युनिटी भी बदनाम होती है. लेकिन कुल मिलाकर मैम आपका स्पीच मतलब ऐसा था जो हम नहीं कह सकते इसको कि हम इसको आंक सकते हैं या कि किस तरीके से है. बहुत सारी चीजें जानने के मिली. एक सीधा सा इतिहास पढ़ने के बाद कि अकबर का बेटा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह का इतिहास पहली बार देखने को मिला. मनोविज्ञान से मेरा संबंध रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजें, बारीकियों को सीखना, समझना, सब चीज समझने को मिला. इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं. और केशव सर का भी, उन्होंने बहुत एक अलग तरीके का, हम लोगों ने चाइना को गब्बर सिंह बना के रखा है. एक वो देश ऐसा है जो हम लोग को एक बार हरा चुका है और जब आता है 2-3 कट्ठे जमीन लेके चला जाता है. जैसे मेरा पड़ोसी है, कहता है कि नहीं यहाँ तक जमीन मेरी है, यहाँ तक जमीन मेरी है. तो हम लोग कभी भी उसके बारे में ऐसा पॉजिटिव नहीं सोचते हैं. चाइनीज माइल खरीदते हैं तो अपनी सुविधाओं से खरीदते हैं भाई कि ठीक है वो सस्ता पड़ेगा और यूज एंड थ्रो होगा. तो बहुत सारे कल्चर से सर ने जिन जिन चीजों को जो बताया वो चीज हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था. जब एक सिंपल सा परसेप्शन, और दूसरा कि आजकल तो नया नया यूनिवर्सिटीज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सोकल्ड आ गया ऐसा, जो उन्होंने एक एक कहानियां बतानी शुरू कर दी है. तो हम लोग कभी पॉजिटिव नहीं सोचते. हाँ, चाइना की कुछ गलतियां हैं सर, मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि जब भी कोई मौका आता है तो मेरे विरोध खड़ा होने पे कभी वो बात नहीं आता है. तो हर एक के साथ होता है कि जिनके आर्थिक हितों पे कुछ
चोट पहुंचेगी तो वो वैसा उस तरह का करेंगे ही है। उनको आर्थिक युग है। और बाकी सभी लोग, प्रिंसिपल सर मेरे जब थे उन्होंने बताया इतिहास से सीखने की बात, तो इतिहास से हम लोग ने सीखा। सबसे पहले सर मैम हज का जितना भी था उनका मस्जिद वगैरह सारा कुछ बंद कर दिया गया। हम लोग ने धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया, चोरी छुपे भी था तो उनके लिए भी लाठियां चली, सारा कुछ हुआ। और हम लोग अब इतिहास से सीख कर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है इस तरह का लॉकडाउन हम लोगों ने अभी कंप्लीट, आज लास्ट डे है, तो हम लोगों ने इतिहास से सीखा है, तभी वहीं से आया है ये। और मेरे साथ जुड़ने वाले सभी लोग, मेरे टीचर्स, मेरे आज सही में स्टूडेंट जैसा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी मैम हमको। मैं सुन रहा था और एक BHU का कभी छात्र नहीं हो पाया, उसका जो मलाल था वो आज कम होता नजर आया कि 2 शिक्षक से मुझे पढ़ने का भी मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारे सर लोग का, जितने भी हैं मेरे जो प्रोफेसर्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने IT सेल के नागेंद्र जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बिल्कुल स्मूथली इस पूरे कार्यक्रम को चलाया। और आशा करता हूँ मैम कि आप फिर आगे के कार्यक्रम में भी आती रहेंगी। सर आप भी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। BHU से तो मेरी भी पढ़ाई नहीं हुई, क्या करूं। एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ओके, हम इस कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं, तो लेट्स हैव अ पीस प्रेयर फॉर द वर्ल्ड। एंड आवर वेदास आर वेरी एनरिच्ड in their content to spread peace, love and affection to the globe. So you people, if you are knowing the mantras, sing with me. Om Dawan Shanti Antariksha Shanti Prithvi Shanti Rapah Shanti Roshadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwadevah Shanti ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम, साइनिंग आउट।